हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग फूड फ्रॉड यानी कि खाद्य धोखाधड़ी के बारे में देखेंगे। खाद्य धोखाधड़ी खेत से लेकर मेज तक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला या किसी भी बिंदु पर किसी भी खाद्य उत्पादन को जानबूझकर बदलने, गलत तरीके से प्रस्तुत करने, गलत लेबल लगाने, प्रतिस्थापित करने या छेड़छाड़ करने का कार्य है। धोखाधड़ी कच्चे माल में, किसी घटक में, अंतिम उत्पाद में, भोजन की पैकेजिंग में हो सकती है। किसी कच्चे माल या खाद्य उत्पादन में धोखाधड़ी पूर्ण और जानबूझकर प्रतिस्थापन, पतला करना, जोड़ना या वित्तीय लाभ के लिए सामग्री या उत्पादन का गलत चित्रण, इससे स्पष्ट मूल्य को बढ़ाकर या उसके उत्पादन की लागत को कम करके या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण संदूषण द्वारा खाद्य धोखाधड़ी है। खाद्य अपमिश्रण, किसी खाद्य उत्पादन में घटिया, सस्ते एवं अप्रमाणिक पदार्थों को जानबूझकर मिलाना या संशोधित करना, जिसका उद्देश्य अक्सर मात्रा या वजन बढ़ाना या दिखावट में सुधार करना होता है, जिस पर उत्पादन की गुणवत्ता, सुरक्षा और पोषण मूल्य से समझौता हो सकता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट अक्सर निम्नलिखित रूप से होती है: एक उत्पाद के स्थान पर दूसरा उत्पाद प्रतिस्थापित करना, अस्वीकृत संवर्धन एवं योजकों का उपयोग करना, किसी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, गलत ब्रांडिंग, जलसाजी, चोरी हुई खदान शिपमेंट, निजी या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विभिन्न रसायनों, जैविक एजेंटों एवं अन्य पदार्थों से जानबूझकर संदूषण करना। खाद्य धोखाधड़ी और खाद्य मिलावट पर चर्चा के निम्नलिखित बातें शामिल है, जिसमें आर्थिक प्रेरणा, अनपेक्षित निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम, नैतिक धार्मिक चिंताएं, इरादा किया हुआ नुकसान, आपराधिक दायित्व। 13वीं सदी में राजा जॉन के शासनकाल में ही इंग्लैंड में शराब में पानी मिलाने वाली, काली मिर्च में राख मिलाने तथा आटा में चाक मिलाने के विरुद्ध खाद्य धोखाधड़ी कानून लागू थे। खाद्य धोखाधड़ी और मिलावट को सबसे पहले अमेरिका में 1784 में खाद्य कानूनों के माध्यम से संबोधित किया गया था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका FDA ने उपभोक्ताओं को नकली तेल बेचने वाले को और अन्य धोखाबाजों से बचाना शुरू किया, जो अपनी कमियां युक्त टॉनिक और अमृत के साथ संवेदनशील जनता को अपना शिकार बनाते थे। इसका मुकाबला करने के लिए FDA ने खाद्य धोखाधड़ी की जांच करने के लिए अपने रासायनिक जांच प्रभाग के तहत दुनिया भर में कई 100 एजेंटों को तैनात किया है। खाद्य धोखाधड़ी को उतना ध्यान मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि मानव शरीर पर होने वाले इसके लिए प्रभाव आमतौर पर ध्यान दिए जाते हैं, या बीमारी और धोखाधड़ी वाले खाद्य उपभोग के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है। फूड ऑथोरिटी नेटवर्क ने 2022 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित के शीर्ष 5 सबसे अधिक मिलावटी खाद्य पदार्थों के रूप में रिपोर्ट किया है, जिसमें समुद्री भोजन, मांस, मुर्गी, डेयरी उत्पादों, जड़ी बूटी, मसाले, मादक पेय। खाद्य धोखाधड़ी का आर्थिक प्रेरणा और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम है। खाद्य धोखाधड़ी एक वैश्विक व्यवसाय है जिसका मूल्य सालाना $50 बिलियन से अधिक है। 2024 तक US FDA का अनुमान है कि खाद्य धोखाधड़ी की वैश्विक लागत प्रतिवर्ष $10 बिलियन से $40 बिलियन के बीच होगी। आर्थिक रूप से प्रेरित मिलावट के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसा कि कुख्यात मामले हैं डेयरी उत्पादन में मेलामाइन, लाखों बीमारियों और कम से कम 6 शिशुओं की मृत्यु। औद्योगिक स्तर पर रेपसीड तेल जैतून के तेल के रूप में बेचा जाता है। गलत लेबल वाली मछली या प्रदूषित जल से आई हो सकती है। यदि गर्भवती महिला इसे खा ले तो पारा एवं कैडमियम जन्मे बच्चे को स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव खाद्य के लिए निवारक नियंत्रण जोखिम विश्लेषण के दौरान आर्थिक रूप से प्रेरित मिलावट को केवल उन कारकों तक सीमित किया जाता है जो बीमारी या चोट का कारण बन सकते हैं। शिशु दूध फार्मूले में मेलामाइन, मसालों और कैंडी में शीशा युक्त रंग, मिर्च पाउडर में केसरकारी तत्व सुडान 1 पाया जाता है। विनिमय में कहा गया है कि गौ मांस के लिए घोड़े का मांस, शहद के लिए मकई और सिरप का जीरे के लिए मूंगफली शामिल ना करें। जब निवारक नियंत्रण की आवश्यकता होती है तो आमतौर पर आपूर्ति श्रृंखला निवारण नियंत्रण कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। अघोषित प्रजातियों के मांस के साथ खाद्य उत्पादन का धोखाधड़ीपूर्ण सम्मिश्रण यह वैश्विक स्तर की समस्या है, जिसका उदाहरण 2013 में यूरोपीय घोड़े के मांस कांड है। आर्थिक दृष्टिकोण से उपभोक्ता अधिकारों को प्रभावित करता है।
घोड़े या सुअर जैसी प्रजातियों के लिए मांस के उपयोग के संबंध में नैतिक एवं धार्मिक चिंताओं वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या हो सकती है। 1970 के दशक के अंत में मांस प्रजाति प्रतिस्थापन धोखाधड़ी के एक प्रसिद्ध मामले में कंगारू के मांस और घोड़े के मांस को जमे हुए बीफ ट्रिमिंग के रूप में दर्शाया गया था। ऑस्ट्रेलियाई मांस दलाल से खरीदे गए इस मांस का इस्तेमाल ग्राइंडर द्वारा फास्ट फूड फ्रेंचाइजी ऑपरेशन के लिए ग्राउंड बीफ पैटीज बनाने के लिए किया गया था। 2011 में एक निजी नागरिक द्वारा एक अन्य त्वरित सेवा ऑपरेटर के खिलाफ राज्य जिला अदालत में मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि कंपनी के मैक्सिकन शैली के खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में गौ मांस नहीं था। दोनों मामलों में मांस के नमूनों को निर्धारित करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण प्रणाली का उपयोग किया गया था, जिसमें मैट्रिक्स का पता लगाने के लिए 0.5% तक था। तब से नई विश्लेषणात्मक प्रणालियाँ संयोजन का उपयोग करके मैट्रिक्स 0.1% तक का पता लगाने के साथ विकसित की गई। दुनिया के सबसे बड़े बीफ बर्गर रेस्तरां श्रृंखला में से एक ने हाल ही में बताया कि उसे अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले कच्चे माल के यादृच्छिक नमूने लेने और मांस विशिष्टता परीक्षण करने के लिए ग्राइंडर की आवश्यकता होती है। कैलिफोर्निया के चैपमैन विश्वविद्यालय ग्राउंड मीट और विदेशी खेल मांस में गौमांस, चिकन, भेड़, टर्की, सुअर और घोड़े के मांस की उपस्थिति का परीक्षण किया गया और रिपोर्ट दी कि 48 में से 38 ग्राउंड मीट नमूनों पर सही लेबल लगाए गए, एक नमूने पर संपूर्ण रूप से गलत लेबल लगाया गया था तथा 9 नमूनों में अतिरिक्त प्रजातियां पाई गई थी। ऑनलाइन वितरकों, स्थानीय कसाईयों और सुपरमार्केट से प्राप्त मांस का क्रमशः 35%, 18% और 6% मामलों में गलत लेबल लगाया गया। ऑनलाइन वितरकों से प्राप्त विदेशी खेल मांस का 18.5% मामलों में गलत लेबल लगाया गया था। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि हालांकि गलत लेबल कई प्रजातियों मांस को संशोधित करने वाली सुविधाओं में क्रॉस संदूषण से हो सकती है, लेकिन प्रजातियों के प्रतिस्थापन से आधे से अधिक आर्थिक उद्देश्य से प्रेरित हो सकते हैं। लालच और आर्थिक लाभ के कारण खाद्य धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की आग घरेलू और वैश्विक स्तर पर हर साल बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए चीन शिशु आहार में मेलामाइन, जो भी जमे हुए मांस, रूस दूध में पाम तेल, इटली में अवैध जैविक। हालांकि आमतौर पर घटनाएं हानि रहित होती है, लेकिन कुछ खाद्य धोखाधड़ी की घटनाओं के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम सामने आए और इस प्रकार नियामक और गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली की कमजोरियों को दर्शाया गया, जिनका दुरुपयोग दुर्भावनापूर्ण जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल GFSI अपने मार्गदर्शन दस्तावेजों में खाद्य धोखाधड़ी से निपटने के महत्व पर प्रकाश डालती है और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों में इसके महत्व पर लगातार जोर दे रही है। GFSI के अनुसार खाद्य कंपनियों के पास खाद्य धोखाधड़ी की वैधता का आकलन होना चाहिए और पहचानी गई कमजोरियों को दूर करने के लिए एक समन्वय योजना होनी चाहिए। विशेष रूप से GFSI ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में संभावित मिलावट के 3 अलग अलग पहलुओं को भी पहचाना है। खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिसे अनजाने में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। खतरा आकलन महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु के माध्यम से प्रबंधित और विचारे को व्यवहारिक परिणामों के कारण जानबूझकर की जाने वाली मिलावट की रोकथाम पर केंद्रित है। वैधता मूल्यांकन और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु के माध्यम से संबोधित किया जाता है, जो आर्थिक रूप से प्रेरित मिलावट पर ध्यान केंद्रित करता है। विस्तृत आवश्यकता पर सुझाव विशिष्ट GFSI मान्यता द्वारा प्राप्त योजनाओं जैसे BRGS खाद्य सुरक्षा, SQF प्रमाणीकरण और FMSCC 22,000 के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। नकली शहद, सेब के जाली दस्तावेज, नकली वोदका, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाए। खास तौर पर USDA के राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम का उसके सत्यापन प्रणाली में खामियों के कारण शोषण किया गया। नतीजतन तुर्की और यूक्रेन जैसे देशों में पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों को गलत तरीके से जैविक बताकर उनके मूल्य में भारी वृद्धि कर दी गई। एक अध्ययन में पाया गया कि परीक्षण किए गए चीनी ऑर्गेनिक उत्पादों में से 37% में से कीटनाशक अवशेष थे। यह समस्या घरेलू स्तर पर बनी हुई। उदाहरण के लिए मिसौरी, नेब्रास्का और ओयोवा के 5 किसानों दलालों से जुड़ी एक धोखाधड़ी योजना के परिणाम स्वरूप पारंपरिक रूप से उगाए गए अनाज को ऑर्गेनिक रूप से
$142 मिलियन में बेचा गया था। खाद्य धोखाधड़ी के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र समुद्री भोजन है। ओसिया द्वारा एक बड़े पैमाने पर जांच से पता चला कि सैंपल में सी फूड उत्पादों में से 1/3 वैसे नहीं थे जैसा कि बताया गया। इसके अलावा सितंबर 2019 में बीफ उत्पादन के संबंधित धोखाधड़ी में 2 मामले दर्ज किए गए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने, बिना जांच या गलत ब्रांड वाले मांस को बेचने की, मांस के ग्रेड में बदलाव की साजिश शामिल थी। विवाद तब उत्पन्न होता है जब अनेक कंपनियां पौधों पर आधारित खाद्य उत्पादन के लिए गलत ब्रांडिंग करती है तथा ऐसे नामों का उपयोग जो ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक डेयरी और मांस उत्पादनों का सीमित है। हालांकि एफडीए इस तरह की गलत बयानी को रोकने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन एजेंसी इन नियमों को लागू करने में कुछ हद तक ढीली रही है, जिसके कारण बादाम, दूध, मूंगफली, मक्खन और बियॉन्ड जैसे आधारित उत्पादों का प्रचलन बढ़ गया। 2019 के एक सर्वेक्षण में लगभग 36% यूएस, कनाडा और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं ने आर्थिक रूप से प्रेरित मिलावट को एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना। संयुक्त यूएससी और आईआईटी खाद्य उत्पादनों के लिए 15% में अपने आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य धोखाधड़ी का पता लगाने की सूचना दी है। मसाले 56%, समुद्री भोजन 44%, पेय पदार्थ 42%, मांस 36%, डेयरी उत्पादन 35%। ये संगठन विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा धोखाधड़ी घटनाओं का डेटाबेस बनाए रखना, पता लगाने के तरीकों को बढ़ाना, निरीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना, कॉर्पोरेट अखंडता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त वह अधिक विनियामक कार्रवाई, मजबूत खाद्य सुरक्षा संस्कृति और कार्मिक प्रशिक्षण तथा व्यापक खाद्य रक्षा योजनाओं को विकास पर जोर देते हैं, जो कमजोरियों का आकलन करती है, निवारक नियंत्रण लागू करती है तथा कठोर रिकॉर्डिंग और सत्यापन प्रक्रियाएं बनाए रखती है। प्रमाणिक समूह कंपनी येस काउंसलिंग ग्रुप में हमारे विनियामक भागीदारों द्वारा प्रस्तुत इस मुफ्त वेबिनार में जाने की अपनी सुविधा के लिए खाद्य धोखाधड़ी वैधता मूल्यांकन करते हैं। कुछ खाद्य धोखाधड़ी विशेषज्ञों का कहना है कि मिलावट को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खाद्य उद्योग के कर्मचारी जब कोई गड़बड़ी देखे तो उसके बारे में बताएं। एनएसएफ इंटरनेशनल ने कोसो के एक अध्ययन के आधार पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मुखबिरी को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की, जो दर्शाता है कि एक टिप व्यवसाय धोखाधड़ी का पता लगाने का सबसे सफल स्रोत था। यूके के खाद्य मानक एजेंसी को संदेह है कि साथी कर्मचारियों को कुछ खास व्यक्ति लक्षणों वाले लोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जो दुर्भावनापूर्ण हमलावर बन सकते हैं। एफएसए ने ऐसे व्यक्तियों को उगाही करने वाले अवसरवादी, चरमपंथी, तर्कहीन व्यक्ति, असंतुष्ट व्यक्ति, हैक्टिविस्ट एवं पेशेवर अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उपभोक्ता सतर्कता के माध्यम से खाद्य धोखाधड़ी का पता लगाना अक्सर अव्यवहारिक होता है। परीक्षण इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। हालांकि यह चिंता पैदा करता है कि बिना जांचे हम संदूषण पदार्थ और योजक किसी नज़र में नहीं आ सकते, जो वर्तमान परीक्षण दृष्टिकोण में कमी को दर्शाता है। आपराधिक कानून में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उल्लंघन का मेंसरिया होना जरूरी है। संघीय खाद्य औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दुष्कर्म का मानक कठोर आपराधिक दायित्व है, न कि आपराधिक इरादा। अधिकारियों ने अधिकारपूर्ण पद पर आसीन होने और खाद्य सुरक्षा उल्लंघन को रोकने की क्षमता रखने के लिए दुष्कर्म का दोषी ठहराया जा सकता है। अपराधियों को किसी दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्धि के लिए आपराधिक इरादे के सबूत की आवश्यकता नहीं होती, जिसके लिए 1 वर्ष तक की जेल, $2.5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। कॉर्पोरेट अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाने की एफडीए की शक्ति 1975 में तब सुदृढ़ हो गई जब अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रमुख किराना श्रृंखला के अध्ययन की दोष सिद्धि को बरकरार रखा। अध्यक्ष को गोदाम की अस्वस्थ स्थितियों के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी पाया गया, भले उनका तर्क था कि उन्होंने गोदाम की सफाई बनाए रखने की जिम्मेदारी अपने अधीनस्थों को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई कंपनी अनजाने में मिलावटी भोजन भेजती है तो पार्क सिद्धांत के तहत प्रबंधन पर बिना जानकारी, इरादे एवं लापरवाही का भी आरोप लगाया जा सकता है। प्रत्येक मामले में एफडीए कंपनी के भीतर व्यक्ति की स्थिति, उल्लंघन को उनके संबंध, क्या उल्लंघन के ठीक करने की स्थिति थे पर विचार करेगा। एक कार्यकारी बचाव के रूप में उल्लंघन की अज्ञानता का उपयोग नहीं कर सकता।
मिडमार कॉरपोरेशन और इस्लामिक सर्विसेज ऑफ अमेरिका की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने लगभग $6 लाख जब्त करने का आदेश दिया गया। 3 प्रतिवादियों विलियम जेलेल और यहाँ आओसे ने मलेशिया और इंडोनेशिया में ग्राहकों को हलाल बीफ भेजने के लिए निर्यात प्रमाण पत्रों में जलसाजी करने की योजना को स्वीकार किया। उन्हें 5 साल तक की जेल और गुंडागर्दी के उल्लंघन में $2.5 लाख का जुर्माना और प्रत्येक दुष्कर्म के आरोप में 1 साल में $1 लाख की सजा का सामना करना पड़ सकता था। तो ये थी आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट भोजन में धोखाधड़ी, फूड फ्रॉड। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।